क्वेश्चन नंबर 27 फ्लेक्सिबल बजट का ही क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ठीक है ना, जहाँ प्राइस भी चेंज हो रहा है। फ्लेक्सिबल बजट ही है लेकिन प्राइस चेंज के साथ आपको एडजस्टमेंट प्राइस चेंज का भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। पढ़ लीजिए क्वेश्चन। तो आपको जो है क्या क्या पॉइंट है पढ़िए। जेस्को लिमिटेड इज करेंटली ऑपरेटिंग एट 75% ऑफ इस कैपेसिटी। एट प्रेजेंट वो 75% कैपेसिटी पे काम कर रहा है। इन द पास्ट 2 years द लेवल ऑफ ऑपरेशन वेयर 55% एंड 65% रेस्पेक्टिवली। पिछले 2 साल में वो 55 और 65% पे काम कर रहा था। प्रेजेंटली द प्रोडक्शन इज 75,000। अब प्रेजेंटली फिर यहाँ लिख दिया, तो प्रोडक्शन प्रेजेंटली और करंटली एक ही बात है। यहाँ करंटली लिखता है, यहाँ प्रेजेंटली लिखता है, एक ही बात हुआ। यानी करंट में वो 75% कैपेसिटी पे 75,000 यूनिट बना रहा है। 75% कैपेसिटी पे 75,000 यूनिट बना रहा है। द कंपनी इज प्लानिंग फॉर 85%। कंपनी 85% पे काम करना चाहता है 5-6 में, ठीक है। द कॉस्ट डिटेल्स आर एज फॉलोज। कॉस्ट डिटेल जो है आपको ये दिया हुआ है, 55% का भी, 65% का भी और 75%। अच्छा, 75% पे अगर वो 75,000 यूनिट बनाएगा तो 65% पे कितना बनाएगा? 65,000 बनाएगा। एकदम सिंपल वर्किंग है, कुछ इसमें ज़्यादा कुछ झमेला नहीं है। और 55% पे कितना बनाएगा? 55,000 यूनिट बनाएगा, ठीक है। तो 85% पे हमको बोलता है ना, 85% पे कितना बनाएगा? 85,000 बनाएगा, है ना। ये पढ़ लिए हम लोग। अब नीचे देखिए क्या है। यहाँ बोलता है प्रॉफिट इज एस्टिमेटिंग 20% ऑन सेल्स। बोलता है सेल्स का 20% भाई प्रॉफिट है। फॉलोइंग इंक्रीज इन कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर। ये सारे खर्चे में चेंजेज आ रहा है। इंक्रीज लिखा है यानी सब बढ़ रहा है, परसेंटेज टर्म में दिया हुआ है आपको कि मटेरियल जो है 8% बढ़ गया, ठीक है। लेबर 5% बढ़ गया। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड भी 5%, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड भी 8%, फैक्ट्री ओवरहेड, फिक्स्ड फैक्ट्री बोल रहा है, फिक्स्ड वाला भी बढ़ रहा है 10% और फिक्स सेलिंग भी बढ़ रहा है 15%। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 10% बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद फ्लेक्सिबल बजट आपको बनाना है 85% लेवल के लिए टू असरटेन द प्रॉफिट। प्रॉफिट भी आपको बताना है। प्राइस चेंज को कंसिडर करके ही आपको सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट तो फिर वहीं आ जाता है कि भाई कौन सा खर्चा इसमें वेरिएबल है, कौन सा फिक्स्ड है, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर आप कॉमन सेंस लगाइएगा ना तो वो भी इसमें आइडेंटिफाई करने का ज़रूरत नहीं है। हाँ, निकालना ज़रूर पड़ेगा। अगर वो सेमी वेरिएबल है तो कितना फिक्स्ड है और कितना वेरिएबल है, ये वर्किंग करना पड़ेगा। कैसे? देखिए क्वेश्चन में नीचे क्या लिखा है। यहाँ लिखा फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड। क्या लिखा है? फिक्स्ड। और क्या लिखा है? फिक्स्ड सेलिंग ओवरहेड। ऊपर क्या लिखा है? देखिए ऊपर लिखा है खाली फैक्ट्री ओवरहेड और ये लिखा है सेलिंग ओवरहेड। यानी ये दो तो है ही है सेमी वेरिएबल, क्योंकि इसी में दोनों हैं। चेंज देखो तुमको नजर आ रहा है, चेंज है लेकिन इसमें कुछ फिक्स्ड भी है, तभी ना बढ़ा रहा है फिक्स्ड खर्चे को। तो हम ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये दोनों हमारा हो गया। अब ये हर एक लेवल पे सेम है, देखो ये हो गया फिक्स्ड और ये दोनों तो हमेशा ही वेरिएबल नेचर का ही होता है। तो क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हमको वो वर्किंग करने का जरूरत नहीं, कौन वेरिएबल कौन फिक्स्ड, ये आइडेंटिफाई करने के क्वेश्चन पढ़ने से ही पता चल गया हमको, ठीक है। तो हम लोग वर्किंग करेंगे सबसे पहले सेमी वेरिएबल को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, कितना फिक्स्ड है और कितना वेरिएबल। चलिए पहला वर्किंग यही हम लोगों को करना है इस क्वेश्चन में।
सबसे पहले फैक्ट्री ओवरहेड ले लेते हैं हम लोग। फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। हमको निकालना है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सेम कॉन्सेप्ट, चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट। अब आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि सर क्या करेंगे, 3 वाला है, कौन सा लें कौन सा छोड़ दें। तीन डाटा दिया है ना भाई, 3 लेवल पर दिया है। अब कोई भी 2 ले लीजिए, आंसर सेम आएगा। आप 55-65 का कर लीजिए, 75 को छोड़ दीजिए, 65-75 का कर लीजिए, या आप 55-75 का कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। आंसर आपका सेम आएगा। अगर आपको लगता है कि सर आंसर क्यों सेम आएगा अलग अलग लेवल पे, तो आप एक ही एक्सपेंसेस का 2 बार वर्किंग कीजिए। चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 बार करना पड़ेगा। एक बार 55-65 से कर लेते हैं और एक बार 65-75 से करके देख लेते हैं, सेम आता है कि नहीं आंसर, है ना। तब ना हमको पता चलेगा कि सेम आ रहा है कि नहीं हर एक लेवल में। तो आप 2 बार कर सकते हैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। तो हम लोग अभी 55-65 का लेके करते हैं, ठीक है। तो 55-65 में फैक्ट्री ओवरहेड 3,10,000 है और 3,30,000 है, तो चेंज कितना हो गया, 20,000 डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट कितना हो जाएगा, 55% पे 55,000 यूनिट अभी हम लोग समझे थे, और 65% पे 65,000 यूनिट, तो 10,000 यूनिट, यानी ₹2 पर यूनिट, ठीक है। फिर फिक्स्ड कॉस्ट निकाल लेंगे हम लोग, आइए। तो अब अगर हम 1% पे लेते हैं, माने 55% यानी 55,000 यूनिट पे हमारा 55% यानी 55,000 यूनिट पे हमारा कितना होगा, ठीक है। 55% यानी 55,000 यूनिट का कितना होगा। तो इसका टोटल फैक्ट्री ओवरहेड तो दिया है क्वेश्चन में कि भाई 55% पे 3,10,000 है, माइनस वेरिएबल कॉस्ट कर देंगे। 1 यूनिट का 2 रुपया, तो 55,000 यूनिट का कितना हो जाएगा, 1,10,000, ठीक है। 1 यूनिट का 2 रुपया, तो 55,000 यूनिट का कितना हो जाएगा, 1,10,000। दोनों को माइनस कर दीजिए, 2 लाख, ठीक है। तो ये क्या निकल गया आपका, फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। तो ये 55% और 65% के बीच में कंपेयर करके हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और आपका फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट निकाल लिए। अब हमको करना है, हम सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं, ये हम आपको जस्ट समझाने के लिए कर रहे हैं कि आप किसी भी क्वेश्चन में जब 3 या 4 लेवल ऑफ डिटेल दिया रहेगा तो आप कोई भी 2 लेवल का लीजिए, ठीक है। हम अभी समझने के लिए कर रहे हैं कि भाई अगर 65 से 75 के बीच में लेते तो क्या होता, क्या आंसर यही आता जो यहाँ दिखा, अभी निकाल लेते हैं समझने के लिए। ये केवल हमको लिखना नहीं है, इसको लिखना नहीं है, केवल हम समझने के लिए कर रहे हैं, आपके सेटिस्फेक्शन लेवल के लिए कि आपका सही है कि नहीं। बस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 65 से, देखिए 65,000 से लेकर, ठीक है, 65 से लेकर 75 के बीच में कितना चेंज हुआ, 20,000, और यूनिट कितना चेंज हुआ, 65 से लेकर 75 यानी 10,000 यूनिट, 10,000 यूनिट, तो 2 रुपये पर यूनिट आया, यहाँ भी 2 ही रुपये पर यूनिट आया था, ठीक है। उसके बाद फिक्स निकालना है। फिक्स्ड हमारा टोटल फैक्ट्री ओवरहेड इस लेवल पे था, कोई भी एक लेवल ले लीजिए, मान लो हम 75% वाला ले लेते हैं या 65, जो आपको लेने का माना, हम 75 का ले लेते हैं। भाई 75 पे था 3,50,000, इसमें से वेरिएबल माइनस कर देंगे, तो 75,000 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 2, तो कितना हो जाएगा, 1.5 लाख। 1.5 लाख, 3.5 लाख में से 1.5 लाख माइनस कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 लाख। यहाँ कितना निकला था फिक्स कॉस्ट, 2 लाख। यहाँ कितना निकला, 2 लाख। तो आप जैसे भी वर्किंग कीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वर्किंग कीजिए, सही से कीजिएगा तो कहीं दिक्कत नहीं। हाँ, कहीं इधर उधर कर दीजिएगा गड़बड़ है, यूनिट इसका ले लिया, अमाउंट उसका ले लिए तो गड़बड़ हो जाएगा।
ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा फैक्ट्री ओवरहेड। इसी तरह आप वर्किंग कीजिए सेलिंग ओवरहेड का। सेलिंग ओवरहेड में हम लोग निकाल लेते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। चलो 3,20,000 से लेकर 3,60,000 हो गया, यानी 40,000 चेंज हो गया। डिवाइडेड बाय यूनिट कितना चेंज हुआ? 10,000 यूनिट, यानी ₹4 पर यूनिट आ गया। ठीक है, अब इसका फिक्स निकाल लेंगे हम। 55% पे ही लेके चलते हैं अभी हम लोग, यानी 55,000 यूनिट के लिए आपका फिक्स्ड खर्चा कितना है निकलेगा। तो सेलिंग ओवरहेड पहले लिख लेते हैं। सेलिंग ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड कितना है भाई? 55% पे 3,20,000। ठीक है, 3,20,000, उसमें से माइनस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल निकल जाएगा 55,000 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दो, कितना आ जाएगा? 2,20,000। फिक्स्ड कॉस्ट कितना आ जाएगा? 1,00,000। फिक्स्ड कॉस्ट निकला ना, फिक्स्ड कॉस्ट निकल गया आपका 1,00,000। ठीक है, कमल समझ में आया बात? चलो यहाँ तक हो गया। इसको पता चल गया कितना फैक्ट्री में था, कितना सेलिंग में था। ठीक है, वेरिएबल भी पता चल गया हमारा फैक्ट्री का और सेलिंग का। अब आइए हम लोग जो प्राइस चेंज हो रहा है उसको ध्यान में रख करके फ्लेक्सिबल बजट बनाना है। प्राइस चेंज को कंसिडर करते हुए फ्लेक्सिबल बजट बनाना है। कितने लेवल के लिए आपको बोला है बनाने? 85% के लिए। ठीक है ना, प्राइस को कंसिडर करते हुए। चलिए ठीक है, तो हमारा वर्किंग अब हम आगे करते हैं, है ना। बजट का फॉर्मेट पहले बना लीजिए। चलिए बजट का फॉर्मेट आप लोग बना लीजिए भाई, अपना अपना कॉपी पे बड़ा सा फॉर्मेट। ये हम हटा देते हैं, ये लिख लिए होंगे आप लोग, ये हटा देते हैं। ये हट गया इसलिए क्योंकि हमको तो जगह नहीं मिल रहा है और क्वेश्चन भी देखना है। ठीक है, हाँ चलो फॉर्मेट बनाओ 85% के लिए भाई, और सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा आपको 85,000 यूनिट का। 85% यानी 85,000 यूनिट हो गया। ठीक है, फ्लेक्सिबल बजट for 85% कैपेसिटी। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं सेल्स यूनिट में। यूनिट में कितना? 85,000 यूनिट। इसको बंद कर देते हैं। अब इस क्वेश्चन में सेल वैल्यू नहीं दिया हुआ है। ठीक है, हमको निकालना है सेल प्राइस, तो नहीं दिया है तो हम सेल वैल्यू नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट कॉस्ट से स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए डायरेक्ट मटेरियल, पहला कॉस्ट आपका डायरेक्ट मटेरियल है। अच्छा, डायरेक्ट मटेरियल 100% वेरिएबल होता है। ठीक है, 11 लाख दिया है 55% पे, 13 लाख दिया है 65% पे, और 75% पे 15 लाख दिया है। कोई भी एक उठा लीजिए आप, जो आपको अच्छा लगता है, जिससे आपको ज़्यादा दोस्ती है। 75% वाला से आपको अगर काम करना है वहीं से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो 75% पे 15 लाख, जो भी ध्यान लीजिएगा 15 लाख 75% पे है, और हमको निकालना है 85% पे। मल्टीप्लाइड कर दिए 85 से,
अब देखिए ये जो वैल्यू है 15 लाख, ये पुराने प्राइस पे है, पुराना प्राइस है ना ये। मटेरियल में क्या बोल रहा है भैया, 8% बढ़ गया, ठीक है। तो अभी जो निकलेगा ये 85% पे, क्योंकि अभी हम प्राइस का कोई एडजस्टमेंट नहीं किए हैं, प्राइस का कोई एडजस्टमेंट नहीं किया हमने, तो केवल एक्टिविटी के हिसाब से खाली चेंज किया उसको। 15 लाख 75% का था तो 85 का कितना होगा, प्राइस का कोई एडजस्टमेंट नहीं किए। ये जो निकलेगा इसमें आपको 8% ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 8% प्राइस चेंज हो रहा है, ठीक है। 8% महंगा हो जाएगा आपका डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, और महंगा हो जाएगा 8% से। तो पहले 75 को 85 में कन्वर्ट किए, अब इसमें ऐड करेंगे हम 8% प्लस 8%, जो भी आएगा उसका 8% निकाल के ऐड कर दीजिएगा। या देखो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, हम बहुत तरह का वर्किंग होता है पैटर्न, ठीक है ना। अभी आप पहले इस तरह से कीजिए जो अभी लिखे, हम बगल में लिखेंगे कि भाई इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है ना। चलो इस तरह से भी कर सकते हो, ये पहले कीजिए कितना आएगा सॉल्व करके। पहले आपको क्या करना होगा, 15 लाख, हम पूरा डिटेल में आपको 15 लाख डिवाइडेड बाय 75 गुने 85 कर दीजिए, सॉरी 85 कर दिए तो कितना आ गया, 17 लाख आ रहा था। ये जब आप कीजिएगा तो 17 लाख आपका आ गया। अब 17 लाख में 8% ऑफ 17 लाख ऐड कीजिएगा, ठीक है। इसको सॉल्व किए तो 17 लाख आया, ठीक है। अब उसमें 8% ऐड करना प्लस 8%, तो कितना आ गया, 18,36,000। 18,36,000 टोटल मटेरियल कॉस्ट आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ प्राइस। अब देखिए इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, अलग अलग तरीका है वर्किंग करने का। आपको 15 लाख डिवाइडेड बाय 75,000 यूनिट कर दिए, क्योंकि 75,000 कैपेसिटी पे वो कितना बनाएगा, 75,000 यूनिट है, तो पर यूनिट कितना आ जाएगा ये निकाल दो, डिवाइडेड बाय 75,000 यूनिट, तो 20 रुपये आ गया आपका एक यूनिट का, है ना। हम इसी को बढ़ा देते हैं 8% से, तो अब हमारा न्यू कितना हो जाएगा, 20 प्लस 8% ऑफ 20, तो ये आ गया 21 रुपया 60 पैसा पर यूनिट, प्राइस चेंज होने के बाद। अब हमको निकालना है 85,000 यूनिट का, तो अब हम क्या करेंगे, 85,000 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 21 रुपया 60 पैसा, आपका आ गया 18,36,000। समझ में आया बात। तो आप पर यूनिट में पहले निकाल लिए और फिर उसको प्राइस चेंज एडजस्ट कर दिए पर यूनिट में, तो नया आ गया पर यूनिट कॉस्ट आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ प्राइस, और फिर उसको नंबर ऑफ यूनिट जितना आपको 85,000 यूनिट का निकालना है 85,000 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपको जैसे इजी लगता है ना वैसे करो, ठीक है ना। वर्किंग का वैल्यू निकालना है, पैटर्न ऑफ वर्किंग अलग अलग हो सकता है, प्रोसेस अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर आपका लॉजिक सही है, ठीक है, कॉन्सेप्ट यूज सही कर रहे हैं आप, तो गलती नहीं होगा, ठीक है। समझ गए बात। आपको इस तरह से भी लिख सकते हैं इसी चीज़ को हम, कि भाई नहीं हम ऐसा करेंगे, तब मैंने करो ना, जैसे माने वैसे करो, वर्किंग करने में कोई दिक्कत नहीं। लो ऐसे कर दिए, यहाँ तक तो सेम, मल्टीप्लाइड बाय 1.08 कर देते हैं, ठीक है। टोटल वैल्यू को 8% से बढ़ाना है, तो इसका मतलब बढ़ने के बाद 1.08 के बराबर हो जाएगा, बढ़ने के बाद, ठीक है। तो ऐसे भी कर लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। 17 लाख आएगा, उसको सॉल्व करके मल्टीप्लाइड बाय 1.08, यही आएगा 18,36,000। तो आपको जैसे वर्किंग इजी लगता है भाई वैसे करो, पैटर्न हम आपको अलग अलग तरह का बता सकते हैं, जैसे इजी मनती करता है भैया वैसे करो। ये हो गया अलग अलग तरीका का अल्टरनेटिव वर्किंग करने का तरीका। 8% बढ़ रहा था इसीलिए 1.08 से मल्टीप्लाई किए, अगर 10% बढ़ता तो हम 1.10 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 तो अपने आप में 100% है, हमको बढ़ाना कितना 8%, इसीलिए 0.08,
10% बढ़ाना है तो 0.10 लिख देंगे, 1.10 हो जाएगा बढ़ने के बाद वो। समझ में आया बात? चलो, तो ये हो गया भैया आपका कंप्लीट डायरेक्ट मटेरियल। अब आइए डायरेक्ट लेबर में। 75% वाला ही हम लेके चलते हैं सारा डाटा अभी, है ना। 7,50,000 डिवाइडेड बाय 75 गुने 85, कितना परसेंट बढ़ाना है भाई डायरेक्ट मटेरियल को, डायरेक्ट लेबर को क्या बोल रहा है, 5% बढ़ा दीजिए, मल्टीप्लाइड बाय 1.05, ठीक है ना। 7,50,000 डिवाइडेड बाय 75 गुने 85, ये आ गया। फिर इसको बढ़ा दिए 5% से, कितना आ गया, 8,92,500, है ना। ठीक है, क्लियर। अब जी दोनों को ऐड कर देंगे तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगा, ऐड कर देते हैं। 27,28,500, ठीक है। हम प्रेजेंटेशन दे सकते हैं ना इसको, ऐसा जरूरी नहीं है। हम तो बोले ना जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन हम दे सकते हैं इस तरह का प्रेजेंटेशन, क्योंकि दोनों डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, दोनों ऐड कर दिए तो हमारा प्राइम कॉस्ट निकल गया, ठीक है। अब हम प्राइम कॉस्ट के बाद इसमें ऐड करेंगे फैक्ट्री का खर्चा। आइए, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री में दो तरह का खर्चा आपको दिया था, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड और फैक्ट्री फिक्स्ड ओवरहेड। अभी हम लोग जो है निकाले थे ऊपर, ध्यान रखा आपको, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड में कितना पर यूनिट आया था, पर यूनिट कितना आया था वेरिएबल में जी, है 2 रुपया। तो आइए वेरिएबल निकाल लेते हैं उसका, 2 रुपया पर यूनिट। और उसका परसेंटेज इंक्रीज कितना दे रहा है वेरिएबल का, देखिए 5% बढ़ा रहा है भैया, ठीक है। तो ₹2 पर यूनिट तो निकला था हमारा पहले, ठीक है। इसको 5% बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो प्लस 5% अगर कर दीजिएगा तो ₹2.10 आ जाएगा पर यूनिट, ठीक है। बढ़ने के बाद अब हमको निकालना है कितने यूनिट का, तो आप इसको ₹2.10 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा बढ़ने के बाद 85,000 से। ₹2.10 मल्टीप्लाइड बाय 85,000 कितना आ जाएगा, 1,78,500। ये वेरिएबल वाला। फिक्स्ड वाला देखिए कितना था, फिक्स्ड कितना निकाले थे हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड, 2 लाख। अब फिक्स्ड वाला कितना बढ़ा रहा है देख लीजिए, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड बोलता है 10% बढ़ जाएगा, तो 2 लाख में 10% ऐड कर दीजिएगा, तो 2,20,000 दोनों ऐड कर दीजिए। 2,20,000 प्लस 1,78,500, 3,98,500 ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद ये आ जाएगा वर्क कॉस्ट, प्लस 27,28,500, 31,27,000। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा खर्चा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। वर्क कॉस्ट में हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव ऐड करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेटिव आपको 1,60,000 दिया था और फिक्स सारा फिक्स था, कुछ भी नहीं, लेकिन यहाँ बोल रहा है बढ़ रहा है, कितना भैया 10%। तो 1,60,000 को 10% बढ़ा दीजिएगा, तो 1,60,000 बढ़ गया तो 1,76,000 हो जाएगा।
है ना, तो यह आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 1,76,000, 33,03,000, 33,03,000। चलो क्लियर। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अब इसमें ऐड करेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड क्या दिया है, वेरिएबल नेचर वाला। कितना निकाले थे वेरिएबल पर यूनिट हम इसका, 4 रुपया। और यहाँ पर सेलिंग ओवरहेड कितना बढ़ रहा है, 8% से, तो 4 में 8% ऐड कर दो, कितना हो जाएगा ये, 4 + 8%, 4.32 हो गया। अब इसका निकाल लो, 4.32 मल्टीप्लाइड बाय 85,000, तो 85,000 यूनिट वो बेचेगा, तो 367,200 वेरिएबल निकल गया इसका। प्लस इसमें कर दो फिक्स्ड, फिक्स्ड कर दो, प्लस फिक्स्ड कितना निकाले थे हम लोग, 1 लाख, तो 1 लाख जो फिक्स्ड है उसको भी देखो बढ़ा रहा है वो, सेलिंग ओवरहेड फिक्स नेचर वाला 15% बढ़ रहा है, प्लस 15%, तो ये 1,15,000 ऐड कर दीजिए, 4,82,200, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा। अब ये ऐड कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा 37,85,200। प्रॉफिट कैसे निकलेगा जल्दी से बता दो भाई। 20% प्रॉफिट ऑन सेल बोल रहा है क्वेश्चन में, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ सेल 80%, तो हमको भाई प्रॉफिट कितना होगा अमाउंट में ये बताओ, ठीक है। ये हम नहीं बताने जा रहे हैं, बहुत बार बताए हैं, बाप रे बाप थक गए बताते बताते। 9,46,300 आएगा। कैसे आएगा, क्यों आया, आप लोग समझ लीजिएगा। हमने जानते हैं 37,85,200 का हम निकालेंगे 25% ना जी। 37,85,200 का 25%, 9,46,300 ना। अब ये कहा है 25% हम निकाले नहीं निकाले, हमने बताने जा रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट हम बहुत बार बता चुके हैं, ठीक है ना। बहुत बार हम नहीं बताएंगे, कहा है 20 का 25 करते हैं, 25 का 30 करेंगे, जो भी करेंगे, ठीक है। क्यों करते हैं ये हमने बताएंगे, ठीक है। 37,85,200 प्लस 9,46,300, ठीक है ना। 47,31,500 ना, के दिखा देंगे उसको। निकल जाएगा 47,31,500 डिवाइडेड बाय कितना, 85,000 डिवाइडेड बाय 85,000 यूनिट। ये निकल गया आपका 55 रुपया 66 पैसा।
सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकल गया आपका 55 रुपया 66 पैसा। ठीक है, तो ये आपका हो गया कंप्लीट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कंप्लीट। समझ में आया बात? समझ में आया जी? फ्लेक्सिबल बजट में इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा आपको, कल लास्ट क्लास में भी हम लोग किए। ठीक है, इसी टाइप का फ्लेक्सिबल बजट में क्वेश्चन रहता है। ठीक है ना, और आप पूछता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा है फ्लेक्सिबल बजट का क्वेश्चन। ठीक है, पिछले एग्जाम में दिसंबर 2022 में पूछा था प्रोडक्शन बजट, वो भी मेरे ही नोट से क्वेश्चन पूछा था, सेम टू सेम क्वेश्चन, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको देखना है क्वेश्चन तो क्वेश्चन जो है हमारे पास अभी भी नोट्स में होगा। ठीक है, इसी नोट से क्वेश्चन पूछा था। ठीक है ना, यही वाला क्वेश्चन था। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा था एग्ज़ाम में, दिसंबर 2022 का क्वेश्चन है। मैंने आया था एग्ज़ाम में, मेरे नोट्स में तो पहले से है। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा था इनसे, सेम टू सेम क्वेश्चन। प्रोडक्शन बजट का है, अभी हम लोग पढ़े नहीं हैं। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग में 100% क्वेश्चन मेरा ही नोट से था, पूरा का पूरा A to Z, 1 नंबर क्वेश्चन से लेकर 8 नंबर क्वेश्चन तक, सब का सब क्वेश्चन यही नोट से था। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्लेक्सिबल बजट का लगभग कॉन्सेप्ट हमको समझ में आ गया। ठीक है, एक मिनट रुको, हड़बड़ा मत तुम। ठीक है, अभी हम लोग करेंगे प्रोडक्शन बजट पहले। ठीक है, आज हम लोग करेंगे स्टार्ट प्रोडक्शन बजट, और प्रोडक्शन बजट से रिलेटेड क्वेश्चन जो होगा उसको बना लेंगे। ठीक है, फिर जाएंगे प्रोडक्शन और सेल्स। ठीक है ना, और रॉ मटेरियल परचेज और रॉ मटेरियल कंजम्पशन, ये 3-4 बजट ना एकदम सेम टाइप माने एक बनेगा तो साथ में बन जाएगा एक ही बार सब। ठीक है ना, प्रोडक्शन हो गया, सेल्स हो गया। ठीक है ना, ये सब क्वेश्चन तो हम लोग बनाए थे कल। ठीक है ना, तो प्रोडक्शन बजट और सेल्स बजट और रॉ मटेरियल परचेज बजट, रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट, ये सब आपस में लिंक्ड है एकदम। आप इसको अलग अलग नहीं कर सकते हैं, एक ही क्वेश्चन में सब पूछ देगा, एक ही क्वेश्चन में सब पूछ सकता है वो। प्रोडक्शन बजट भी, रॉ मटेरियल परचेज बजट भी, सब पूछ देगा। तो आइए हम लोग 1 by 1 पहले फॉर्मेट समझ लेते हैं कि प्रोडक्शन बजट होगा क्या हमारा और कैसे निकलेगा। चलिए, हेडिंग दे दीजिएगा प्रोडक्शन। प्रोडक्शन बजट, नाम से ही है प्रोडक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, यानी मैन्युफैक्चरिंग करने का बजट। ठीक है, इसमें 2 तरह का बजट बन सकता है, एक प्रोडक्शन बजट क्वांटिटी में, प्रोडक्शन बजट एक बन सकता है क्वांटिटी में, यानी कितना यूनिट आप प्रोड्यूस कीजिएगा, और दूसरा बन सकता है प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, यानी आप वैल्यू में इसको बनाइएगा रुपी फॉर्म में कि प्रोडक्शन करने का खर्चा कितना है, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। ठीक है, तो पहले इसको समझते हैं हम लोग क्वांटिटी वाला। ठीक है, क्वांटिटी में प्रोडक्शन हम कैसे निकालेंगे। अच्छा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, यूनिट बना के घर में तो रखना नहीं चाहता, मैंने फैक्ट्री में, घर का मतलब फैक्ट्री में रखना नहीं चाहता, वो बेचने के लिए बनाता है। उद्देश्य क्या है कि भाई बेचना है हमको, सेल करना है। ठीक है, तो प्रोडक्शन करेंगे तो ऑब्वियसली सेल करने के लिए कर रहे हैं। तो प्रोडक्शन बजट जो है किसी न किसी तरह से वो सेल से रिलेटेड हुआ। अगर हमको मान लो 1000 यूनिट अगले मंथ बेचना है, तो कम से कम 1000 यूनिट मेरे पास होना चाहिए, तब ना हम बेचेंगे। हमने टारगेट फिक्स किया कि 1000 यूनिट सेल करना है, लेकिन मेरे पास है ही नहीं 1000 यूनिट,
जब 1000 यूनिट है ही नहीं तो कहाँ से बेचोगे? यानी बेचने के लिए प्रोडक्शन करना जरूरी है, ठीक है। तो जो एस्टिमेटेड सेल्स होगा उसी के अकॉर्डिंग हम एस्टिमेटेड प्रोडक्शन निकालेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये, पहला फैक्टर ये है जो प्रोडक्शन बजट को आपको बनाते समय ध्यान रखना होगा, सेल्स। और दूसरा फैक्टर जो आपको ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है इन्वेंट्री पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इन्वेंट्री पॉलिसी मतलब कंपनी इन्वेंट्री कितना मेंटेन करना चाहता है फिनिश प्रोडक्ट का, स्टॉक। इन्वेंट्री यानी स्टॉक, तो स्टॉक जो मेंटेन करना चाहता है एंड ऑफ द पीरियड में, ठीक है, उसको भी ध्यान में रखना है। यानी अगर हमको सपोज एग्जांपल एकदम सिंपल, अगर 1000 यूनिट बेचना है, 1000 यूनिट हम चाह रहे हैं सेल करना, 1000 यूनिट अगर हम सेल करना चाह रहे हैं, ठीक है, और 500 यूनिट हमको स्टॉक में रखना है, और स्टॉक में रखना है 500 यूनिट, ठीक है। 1000 यूनिट बेचना है और 500 यूनिट स्टॉक में रखना है, सपोज ऐसा है केस, ठीक है। तो 1500 यूनिट इसका मतलब हमको बनाना पड़ेगा, तब ना हम कर पाएंगे ये काम कि 1000 यूनिट सेल करेंगे और 500 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक में रखेंगे। इसका मतलब हमको प्रोडक्शन कितना करना पड़ेगा? 1500 यूनिट। यानी दूसरा फैक्टर जो आपको प्रोडक्शन बजट ध्यान बनाते समय रखना है वो है इन्वेंट्री पॉलिसी, यानी स्टॉक कितना मेंटेन करना चाह रहा है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तीसरा फैक्टर जो आपको ध्यान रखना है, क्या प्रोडक्शन के दौरान कुछ लॉस होता है, यानी प्रोसेसिंग लॉस, ठीक है। प्रोसेसिंग लॉस भी है क्या? तो अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्योंकि प्रोडक्शन करने का मतलब नेट प्रोडक्शन, हम नेट 1500 यूनिट बनाएंगे तब ना 500 यूनिट स्टॉक में जाएगा और 1000 यूनिट हम बेचेंगे, ठीक है। मान लो कि 10% प्रोसेसिंग लॉस क्वेश्चन में दिया है या 20% प्रोसेसिंग लॉस दिया है, तो नेट प्रोडक्शन भी उसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा ना हमको, ठीक है। यहीं पर अगर मान लो कि हमको क्वेश्चन में लिखा रहता है कि भाई प्रोसेसिंग लॉस भी है, प्रोसेसिंग लॉस 50 यूनिट है, ठीक है, यानी हमको ग्रॉस प्रोडक्शन कितना करना पड़ता है? 1550 यूनिट। ग्रॉस प्रोडक्शन 1550 यूनिट बनाएंगे, उसमें 50 यूनिट हमारा डैमेज हो गया, ठीक है, 1000 यूनिट सेल हो गया और 500 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक में बचा हुआ है, ठीक है। समझ में आया बात? तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, ये तीसरा फैक्टर, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक इन्वेंट्री पॉलिसी ध्यान में रखना है, सेल्स और फिर प्रोडक्शन का लॉस, ठीक है, प्रोसेसिंग लॉस अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग प्रोडक्शन बजट बनाएंगे, ठीक है। फैक्टर्स जो है आपको ध्यान में रखना है, फैक्टर्स, पहला सेल्स, दूसरा इन्वेंट्री और तीसरा प्रोसेसिंग लॉस। ये तीनों चीज़ ध्यान में रखना होगा क्वेश्चन बनाते समय कि हमको सेल कितना करना है, सेल के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्शन करेंगे, इन्वेंट्री कितना मेंटेन करना है और प्रोसेसिंग लॉस हमारा कितना होगा, ये भी हमको मेंटेन करना है, ठीक है। क्लियर है? चलो,
तो अब बनेगा बजट कैसे, बना लेते हैं। कुछ नहीं है प्रोडक्शन बजट में, प्रोडक्शन बजट कोई भी क्वेश्चन में हमको यही करना है, फॉर्मेट यही रहेगा, ठीक है ना। ऐड करेंगे इसमें हम लोग सबसे पहले लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का, क्योंकि प्रोडक्शन फिनिश गुड्स का होता है। फिर इसमें ऐड करेंगे सेल्स, ठीक है, माइनस करेंगे ओपनिंग स्टॉक। अगर मान लो पहले से ओपनिंग स्टॉक भी मेरे पास बचा हुआ है तो ये सारे माइनस करेंगे तो प्रोडक्शन आ जाएगा। फिर इसमें प्रोसेसिंग लॉस अगर है क्वेश्चन में दिया हुआ तो हम एडजस्टमेंट उसका भी हमको करना पड़ेगा, तब जाके ग्रॉस प्रोडक्शन आएगा। और ये नेट प्रोडक्शन है। एक्चुअल में प्रोडक्शन ये हुआ फाइनली, लेकिन ग्रॉस प्रोडक्शन निकालना इसलिए ज़रूरी बन जाता है कि मान लो हमको रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस करना है प्रोडक्शन के लिए, तो वो तो ग्रॉस प्रोडक्शन के बराबर ही इनपुट डालना पड़ेगा हमको, ठीक है ना, क्योंकि हमको मालूम है कि हमारा 5% रॉ मटेरियल बर्बाद हो जाएगा। प्रोडक्शन लॉस है, होना ही होना है, हम उसको बचा भी नहीं सकते, उस तरह का प्रोसेस है। तो हमको 5% ज़्यादा ना रॉ मटेरियल डालना होगा, जितना हमको नेट में चाहिए आउटपुट उससे 5% ज़्यादा, इसीलिए ग्रॉस प्रोडक्शन निकालना ज़रूरी है। जो रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा वो ग्रॉस प्रोडक्शन के हिसाब से होगा, ठीक है, क्योंकि हमें मालूम है प्रोसेसिंग लॉस 5% होना ही होना है, ठीक है, उसको हम सेव भी नहीं कर सकते, ठीक है, इसलिए ग्रॉस प्रोडक्शन निकालना जरूरी है। अगर लॉस दिया है क्वेश्चन में तो प्रोसेसिंग लॉस को आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके आपका ग्रॉस प्रोडक्शन निकलेगा, और ग्रॉस प्रोडक्शन के बेसिस पे ही रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा, ठीक है, समझ गए बात। चलिए ये हो गया, इस तरह से फॉर्मेट यही रहेगा क्वांटिटी में आपका, ठीक है। हम यूनिट में निकाल लेंगे पहले, उसके बाद इसी बजट से हमें बहुत सारा बजट बन जाएगा। अब हमको मान लो क्वेश्चन में बोलेगा नहीं रॉ मटेरियल बताओ परचेज करो, या रॉ मटेरियल कंज्यूम बताओ, तो जब तक प्रोडक्शन नहीं निकलेगा ना, हम कितना यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं ड्यूरिंग द मंथ में या ड्यूरिंग द ईयर में, उसके हिसाब से ही ना रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ होगा। तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन इसी से निकलेगा। आपको प्रोडक्शन नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में तो पहले प्रोडक्शन बजट बनाइए, फिर रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट बनेगा। तो हम आपको जो बताया ना कि ये तीनों चारों बजट आपस में लिंक्ड है, एक ही क्वेश्चन में पूछ सकता है। प्रोडक्शन बजट, सेल्स बजट, रॉ मटेरियल परचेज बजट, रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट, एक ही क्वेश्चन में सारा पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो इसीलिए आपको जो है ये साथ में ही समझने में फायदा है, ठीक है, अलग अलग नहीं। अब आइए हम लोग रॉ मटेरियल का बात करते हैं कि रॉ मटेरियल भाई, रॉ मटेरियल परचेज बजट, समझिएगा। मैंने आपको बताया कि जो यूनिट प्रोड्यूस होगा, मान लेते हैं यहाँ 1000 यूनिट, और 5 केजी लगता है एक यूनिट को बनाने में, रॉ मटेरियल लगता है 5 केजी एक यूनिट को बनाने में, और हम 1000 यूनिट ग्रॉस प्रोडक्शन है मेरा, तो कितना रॉ मटेरियल हम कंज्यूम करेंगे? रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना होगा? 5000 केजी, क्योंकि एक यूनिट को बनाने में 5 केजी, तो 1000 यूनिट को बनाने में कितना लगेगा? 5 केजी, 5000 केजी। क्लियर है? तो यहाँ लिखेंगे हम लोग सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम। कैसे निकालेंगे हम लोग? प्रोडक्शन यूनिट जो भी दिया रहेगा
मल्टीप्लाइड बाय रॉ मटेरियल पर यूनिट, आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम निकल जाएगा। ठीक है, कंज्यूम जितना हुआ प्लस हमको यहाँ पर भी रॉ मटेरियल का भी अगर बजट बनाना है ना, तो यहाँ पर भी इन्वेंट्री पॉलिसी ध्यान रखना पड़ेगा कि परचेज करने के लिए कितना क्लोजिंग स्टॉक रखना है रॉ मटेरियल का, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ये ऐड करेंगे हम लोग और माइनस करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये आपके पास आ जाएगा रॉ मटेरियल परचेज। क्वांटिटी में पहले आपको निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही आपसे निकलेगा ये अमाउंट यानी वैल्यू में। पहले क्वांटिटी में निकालिए फिर वैल्यू में निकालिए। समझ में आया बात? तो ये था फॉर्मेट जो थोड़ा सा समझे हम लोग। चलिए क्वेश्चन एक छोटा सा करते हैं समझने के लिए कि भाई हमारा वर्किंग कैसे होगा। आइए क्वेश्चन नंबर बढ़ाते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब परचेज कॉस्ट निकल जाएगा रॉ मटेरियल का। परचेज अगर निकल गया, परचेज कॉस्ट निकलेगा कैसे? मान लो यहाँ लिखा है कि 4 रुपया 1 kg का दाम है, कैसे निकलेगा परचेज कॉस्ट? मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल है। मान लो हमको 2000 kg खरीदना है, रॉ मटेरियल ये निकल गया और 1 kg का दाम 4 रुपया दिया है, तो रॉ मटेरियल परचेज कॉस्ट निकल जाएगा दोनों को मल्टीप्लाई करके, 8000 रुपया आएगा। ठीक है, तो परचेज कॉस्ट हम निकाल लेंगे। जब रॉ मटेरियल परचेज क्वांटिटी में निकल जाएगा तो परचेज कॉस्ट भी निकल जाएगा। ठीक है, चलो भैया हम लोग जो है क्वेश्चन करते हैं। हम जो बताए 2 पॉइंट सेल्स इन्वेंट्री, ये दोनों पॉलिसी आपको ध्यान में रखना होगा। मैंने सेल क्या दिया है क्वेश्चन में और इन्वेंट्री पॉलिसी क्या है। पहला बात, हर एक चीज़, हर एक कोई भी प्रोडक्शन बजट बनाएंगे हम लोग, ठीक है ना, चाहे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है चाहे रॉ मटेरियल से रिलेटेड है, एनी टाइप ऑफ बजट आप बनाने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। किसी भी तरह का बजट आप बनाने जा रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको जो है इन्वेंट्री पॉलिसी पे भी फोकस करना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन सही नहीं बनेगा, हो सकता है गड़बड़ हो जाए। ठीक है, चलिए तो ये आपके पास क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं हम लोग क्वेश्चन पहले आराम से। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्या दिया है, बोलता है फॉलोइंग आर द एस्टिमेटेड सेल्स फॉर 8 मंथ 30 एंडिंग, बोलता है 8 मंथ, जहां एंड कर रहा अक्टूबर में, वो अप्रैल से लेकर नवंबर तक का सेल दे दिया आपको। अब मैटर ऑफ पॉलिसी, द कंपनी मेंटेन द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ठीक है, रॉ मटेरियल एज फॉलोज दिया है ना, क्लोजिंग बैलेंस यानी स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कैसे मेंटेन करता है कंपनी फिनिश गुड्स का और रॉ मटेरियल का, ये आपको दिया हुआ है। स्टॉक आइटम फिनिश गुड्स,
क्या है क्लोजिंग बैलेंस फिनिश गुड्स का बोलता है, देखिए ध्यान से रहिए, उस मंथ का क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा फिनिश गुड्स का, बोलता है 50% ऑफ द एस्टिमेटेड सेल्स ऑफ द नेक्स्ट मंथ, जितना अगले महीना बेचेंगे ना नेक्स्ट मंथ बोलता है। यानी अगर मान लीजिए हमको अप्रैल का क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, ठीक है, तो अप्रैल का अगला मंथ कौन सा होगा, मई का सेल कितना दिया है क्वेश्चन में 13,000, यानी अप्रैल का क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, मई के सेल का आधा 50%, मई का सेल 13,000 उसका आधा 50%, यानी 6,500 यहाँ क्लोजिंग स्टॉक होगा। इसी तरह हर मंथ का निकालना है, तो मई का अगर निकालेंगे मान लो तो मई का कैसे निकलेगा, जून के आधा, मई का अगला मंथ क्या हुआ जून, जून का आधा, जून कितना है 9,4500, जुलाई, जून का कैसे निकलेगा, जुलाई का आधा, जुलाई का कितना दिया 8,000 यानी 4,000। इस तरह से आपका क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का निकल जाएगा, ठीक है। अब जो अप्रैल का क्लोजिंग हो मई के लिए क्या होगा, ओपनिंग होगा, मई का क्लोजिंग जून के लिए क्या होगा ओपनिंग, तो जब क्लोजिंग निकल जाएगा तो ऑटोमेटिकली ओपनिंग भी आपको पता चल जाएगा। चलिए ये भी हो गया, बात खत्म। अब आपको क्या बोला उसके बाद, रॉ मटेरियल के बारे में क्या बोलता है भाई, रॉ मटेरियल का बोलता है कि भाई जितना अगले साल तुम कंज्यूम करोगे ना, अगले मंथ, सॉरी साल बोल रहे हैं हम, अगले साल अगले मंथ जितना कंज्यूम करोगे ना, एस्टिमेटेड कंजम्पशन ऑफ नेक्स्ट मंथ, एस्टिमेटेड कंजम्पशन ऑफ नेक्स्ट मंथ, अगले मंथ में जितना कंज्यूम करोगे ना उतना रॉ मटेरियल का स्टॉक होगा। यानी अप्रैल का स्टॉक क्या होगा, मई का कंजम्पशन के बराबर, पूरा का पूरा 100%, ठीक है। मई में जितना कंज्यूम करेंगे रॉ मटेरियल उतना अप्रैल का क्लोजिंग स्टॉक, उसी तरह मई का क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, जून के कंजम्पशन के बराबर, ठीक है, ये लिखा हुआ। तो इन्वेंट्री पॉलिसी दोनों का आपको दे दिया था, रॉ मटेरियल का भी और फिनिश गुड्स का भी, ठीक है, क्लियर। उसके बाद नीचे लिखा है एवरी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल, बोलता है एक यूनिट बनाने में 2 kg लगता है रॉ मटेरियल का। उसके बाद लिखा है कंसिस्ट ₹5 पर kg, 1 kg का दाम 5 रुपया है। आपको बनाने बोलता है प्रिपेयर प्रोडक्शन बजट इन क्वांटिटी, यूनिट लिखा है, रॉ मटेरियल परचेज बजट इन यूनिट एंड कॉस्ट। आपको परचेज बजट जो रॉ मटेरियल का बनाना है वो क्वांटिटी में भी बनाना है और यूनिट में भी, रुपये में भी बनाना है। तो चलिए पहले प्रोडक्शन बजट आते हैं, कितने महीने का बनाना है हमको भाई, हाफ ईयर एंडिंग, देखो लिखा हाफ ईयर एंडिंग सितंबर, 6 महीना जो सितंबर को एंड कर रहा है, तो कहाँ से गिनिएगा 6 महीना सितंबर एंड हो जाएगा, जनवरी से कि अप्रैल से, अप्रैल से गिनिएगा तो जाके 6 महीना सितंबर एंड हो जाएगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीना हो गया। यानी चलिए हम लोग सबसे पहले प्रोडक्शन बजट बनाते हैं। छः महीना आपको बजट खींचना है, अप्रैल 6 कॉलम होना चाहिए, अप्रैल मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त और सितंबर, ठीक है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, चलो फॉर्मेट बनाइए जल्दी से, अगस्त और सितंबर, ठीक है। हमको यूनिट में बनाना है ये प्रोडक्शन बजट, क्वांटिटी में, प्रोडक्शन बजट जो है क्वांटिटी में बनाना है।
बन गया फॉर्मेट? चलो भैया फॉर्मेट बना लिए। तो अब हम लोग जो है ठीक है, सेल्स सबसे पहले लिखेंगे सेल्स। सेल्स का यूनिट अभी फॉर्मेट बताए थे, ऊपर देख लीजिए। सबसे पहले आपको सेल्स लिखना होगा, फिर क्लोजिंग स्टॉक ऐड करेंगे, फिर ओपनिंग स्टॉक माइनस करेंगे तो आ जाएगा प्रोडक्शन। ठीक है, ये करना है ना। देख लीजिए ऊपर कहाँ लिखे थे अभी हम, आपके पास लिखे होंगे ना आप लोग। तो सेल्स लिखिए पहले। चलिए हमको बनाना अप्रैल से लेकर सितंबर, तो अप्रैल से लेकर मई तक का सेल्स लिख दीजिए पूरा। 12,000 यूनिट, फिर 13,000 यूनिट, फिर 9,000 यूनिट, फिर आपको 8,000 यूनिट, फिर अगस्त का 10,000 और सितंबर का 12,000 ऐड कर दीजिए। ठीक है, ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक अब यहाँ पढ़ लीजिए फिर से एक बार और कि भैया 50% बोलता है अगले मंथ का सेल्स, जो अगले मंथ का होगा उसका 50%। ठीक है ना। तो अप्रैल का क्लोजिंग स्टॉक मतलब कितना लिखें? अप्रैल का क्लोजिंग स्टॉक कितना? 6,500। मई का आधा लेना है, मई का आधा। अप्रैल का नेक्स्ट मंथ मई होता है, तो मई का आधा लीजिएगा 6,500। फिर मई के लिए 9,000 जून का दिया, उसका आधा 4,500, और जून के लिए जुलाई का आधा 4,000। ठीक है, फिर जुलाई के लिए अगस्त का 5,000, और अगस्त के लिए सितंबर का आधा यानी 6,000, और सितंबर के लिए आपको अक्टूबर का चाहिए। तो अक्टूबर का सेल देखो इसलिए दिया है क्वेश्चन में, अक्टूबर का सेल दिया है ना 14,000, यहाँ यूज होगा ये। तो ये उसका आधा कर देंगे तो 7,000। ये ऐड कर देते हैं यहाँ से यहाँ तक। 18,500, 17,500, 13,000, फिर 8 और 5 13,000, 10 और 6 16,000, 12 और 7 19,000। अब इसमें से माइनस कर देंगे क्या? ओपनिंग स्टॉक। चलो अप्रैल का ओपनिंग स्टॉक कौन बताएगा? अप्रैल का ओपनिंग स्टॉक क्या होगा? 6,000। अप्रैल का ओपनिंग स्टॉक बता दो। दिमाग लगाओ जरा, अप्रैल का ओपनिंग स्टॉक क्या होगा? हाँ भाई दिमाग लगाओ, सबको लगाओ दिमाग। अप्रैल का ओपनिंग स्टॉक है, अप्रैल का ओपनिंग स्टॉक 13,000। हाँ जी, कितना? 6,000। कितना? अप्रैल का कितना होगा? 6,000। 6,000 क्यों? अप्रैल का ओपनिंग का मतलब क्या? अप्रैल का ओपनिंग कहाँ से आएगा? मार्च का क्लोजिंग, यही ना। मार्च का जो क्लोजिंग होगा वही ना होगा अप्रैल का ओपनिंग। तो मार्च का क्लोजिंग पहले निकाल लो। मार्च का क्लोजिंग क्या होगा? अरे कैसे निकाल रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक हम लोग यहाँ? अप्रैल का था, सही बोल रहा है। मार्च का क्लोजिंग का मतलब अप्रैल। अब मार्च का नेक्स्ट मंथ क्या? अप्रैल। तो अप्रैल का आधा जो होगा सेल का 50%, वही ना मार्च का क्लोजिंग होगा। तो अप्रैल का सेल दिया है ना क्वेश्चन में 12,000, उसका आधा कर दिए, कितना हो जाएगा? 6,000। तो अप्रैल का ओपनिंग, मार्च का क्लोजिंग। पहले मार्च का क्लोजिंग निकाल लीजिए। मार्च का क्लोजिंग यानी अप्रैल का हाफ। ठीक है, अप्रैल के सेल्स का आधा होगा हमारा मार्च का क्लोजिंग। ठीक है, मार्च का क्लोजिंग 6,000, इसलिए अप्रैल का ओपनिंग भी 6,000। बाकी तो यहाँ से आप यहाँ जो अप्रैल का क्लोजिंग लिखे हैं, मई का ओपनिंग हो जाएगा।
मई का जो क्लोजिंग लिखे हैं जून का ओपनिंग हो जाएगा, जून का जो क्लोजिंग लिखे हैं जुलाई का ओपनिंग हो गया, जुलाई का जो क्लोजिंग लिखे हैं वो अगस्त का ओपनिंग हो गया, और अगस्त का जो क्लोजिंग लिखे हैं वो सितंबर का 6000 आ गया। अब इसको बैलेंस कर दीजिए, आपका निकल जाएगा क्या क्या बोलते हैं उसको, क्लियर? चलो भैया कितना आ गया जी, जल्दी जल्दी बताओ। 12,500, उसके बाद 11,000, उसके बाद 8,500, उसके बाद 9,000, उसके बाद 13। ये क्या निकल गया, प्रोडक्शन क्वांटिटी में निकल गया, एक पार्ट बन गया हम लोग का, प्रोडक्शन बजट निकल गया। अब दूसरा बोल रहा है रॉ मटेरियल परचेज निकालिए, ठीक है। चलिए, तो हमको रॉ मटेरियल कंजम्पशन में ऐड करना होगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस करना होगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये ना फॉर्मेट लिखे थे अभी हम लोग। तो अब आप रॉ मटेरियल परचेज का बजट का फॉर्मेट बना लीजिए इसी 6 महीने का। चलिए फॉर्मेट फिर से बनाते हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, हेडिंग दे दीजिएगा रॉ मटेरियल परचेज बजट इन केजी एंड इन वैल्यू। हम दोनों एक ही चीज़ में दिखा देंगे, पर जब क्वांटिटी निकल जाएगा उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई ही तो करना है, खाली रुपीज़ से मल्टीप्लाई ही तो करना पड़ेगा, तो वैल्यू में निकल जाएगा। तो इसी में हम हेडिंग दे दिए कि रॉ मटेरियल परचेज बजट केजिंग में बताएंगे और वैल्यू में भी बताएंगे इसी स्टेटमेंट में, ठीक है। चलो सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम कौन बताएगा भाई, कैसे निकलेगा, जल्दी जल्दी बता दो भाई। रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकलेगा बताओ। हमको 12,500 यूनिट बनाना है अप्रैल में, और 1 यूनिट को बनाने में बोलता है 2 kg लगेगा, तो कितना kg हम यूज करेंगे, 25,000 है ना। इसी तरह सबको निकाल लीजिए, 2 kg पर यूनिट करके हम यहाँ लिख दिए, प्रोडक्शन यूनिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12,500 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी 25,000 kg, ठीक है। फिर 11,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी 22,000, 8,500 मल्टीप्लाइड बाई 2 17,000 17,000, 9,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 18,000 18,000, 11,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 22,000 22,000, 13,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 26,000 26,000। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम निकल गया, क्लियर। अब इसमें ऐड कर देंगे क्या, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का। चलो रॉ मटेरियल का निकालो क्लोजिंग स्टॉक, कैसे निकलेगा। क्वेश्चन में क्या हिंट दिया है, स्टॉक पॉलिसी क्या बता रहा हो रॉ मटेरियल का, पढ़ लीजिए पहले आप।
स्टॉक पॉलिसी क्या बताया क्वेश्चन में? वो इन्वेंट्री पॉलिसी क्या बता रहा वो? हाँ, क्या बोला है? इन्वेंट्री पॉलिसी क्या है जी? जो नेक्स्ट मंथ है ना, हाँ, उसका प्रीवियस वाला हो जाएगा। नेक्स्ट मंथ नहीं, प्रीवियस बोलो या नेक्स्ट मंथ बोलो, दोनों कैसे हो? दोनों अलग अलग मीनिंग है दोनों का। नेक्स्ट मंथ प्रोडक्शन का, नेक्स्ट मंथ प्रोडक्शन नहीं लिख रहा है, कंजम्पशन लिख रहा है। कंजम्पशन। हाँ, माने जितना अगले मंथ में हम कंज्यूम करेंगे, माने अप्रैल का क्लोजिंग स्टॉक होगा, मई का कंजम्पशन, सिंपल है ना। तो मई का कंजम्पशन कितना निकालें? 22,000। तो अप्रैल का हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। इसी तरह मई का अगला महीना जून, तो जून का कंजम्पशन क्या हो जाएगा? मई का क्लोजिंग स्टॉक। अगले मंथ का कंजम्पशन इस मंथ का क्लोजिंग स्टॉक है, करंट मंथ का। अप्रैल का अगला मंथ मई, तो मई का जितना कंजम्पशन है वही लिख दो यहाँ। जून में बोलता है तो ये 17,000 आ जाएगा यहाँ। जून के बाद जुलाई वाला कंजम्पशन लिख दीजिए यहाँ। जुलाई के बाद अगस्त वाला लिख दीजिए 22,000। अगस्त के बाद सितंबर वाला लिख दीजिए। अब सितंबर वाला कैसे निकलेगा? सितंबर वाला ही निकालना टफ है, मैंने ध्यान सोचिए कैसे निकलेगा। सितंबर वाला क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए माने सितंबर का रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा? अक्टूबर का कंजम्पशन। सितंबर का क्लोजिंग स्टॉक यानी अक्टूबर का कंजम्पशन। तो आपको अक्टूबर का कंजम्पशन निकालना पड़ेगा पहले। अक्टूबर का कंजम्पशन निकालने के लिए आपको अक्टूबर का प्रोडक्शन निकालना पड़ेगा पहले। प्रोडक्शन नहीं दिया अक्टूबर का, तो कंजम्पशन चूंकि प्रोडक्शन के हिसाब से है, हर यूनिट को बनाने में 2 kg लगता है, तो जब तक आप प्रोडक्शन नहीं निकालिएगा तो कंजम्पशन नहीं निकलेगा। तो आइए अलग से वर्किंग करना होगा आपको। चलिए अलग से वर्किंग करेंगे हम लोग। अक्टूबर मंथ का पहले प्रोडक्शन निकालिए, ठीक है ना। प्रोडक्शन के लिए सेम प्रोसेस चलेगा, प्रोसेस वही है। प्रोडक्शन निकालने क्या करना पड़ेगा? पहले सेल्स लिखना पड़ेगा। तो अक्टूबर मंथ का सेल्स कितना है? 14,000 प्लस यहाँ क्लोजिंग स्टॉक ऐड करेंगे। प्रोडक्शन निकाल रहे हैं, प्रोडक्शन का में क्लोजिंग स्टॉक का क्या रूल था? प्रोडक्शन अभी बनाया था ना ऊपर, वहाँ क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए क्या कर रहे थे? 50% ले रहे थे अगले मंथ का सेल का। तो अक्टूबर का अगला मंथ क्या? नवंबर का सेल कितना दिया है? 12 का आधा कितना? 6,000 यहाँ क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आया बात? इसीलिए मंथ क्वेश्चन में नवंबर का भी सेल दिया हुआ है, ये यूज हो गया यहाँ। क्लियर? तो ये हो गया 20,000। अब इसमें से माइनस करो ओपनिंग। अक्टूबर का ओपनिंग क्या? अक्टूबर का ओपनिंग स्टॉक क्या होगा? सितंबर का क्लोजिंग। सितंबर का क्लोजिंग कितना लिखे थे? 7,000। सब अभी बनाया था ना ऊपर प्रोडक्शन, तो 7,000 क्लोजिंग लिखे थे ना उसका, तो यहाँ आ जाएगा ओपनिंग में वो। तो 13,000 आ गया आपका प्रोडक्शन, यूनिट प्रोड्यूस किसका? अक्टूबर मंथ का। तो ये प्रोडक्शन निकल गया आपका। अब आपको कंजम्पशन निकालना, रॉ मटेरियल कंज्यूम निकलेगा। 1 kg, 1 यूनिट को बनाने में 2 kg, तो रॉ मटेरियल कितना हो जाएगा कंज्यूम? 26,000 kg, ठीक है ना। तो ये वर्किंग आपको अलग से करना पड़ेगा, नहीं तो बनेगा नहीं, स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि हमको अक्टूबर मंथ का प्रोडक्शन निकालना ही पड़ेगा, तभी पता चलेगा अक्टूबर मंथ का कंजम्पशन। तो पहले प्रोडक्शन निकाले, फिर 2 kg से मल्टीप्लाई किए तो उसका कंजम्पशन निकल गया। अब ये जो कंजम्पशन आया 26,000 kg, ये सितंबर मंथ का क्लोजिंग स्टॉक होगा, ठीक है। सितंबर मंथ का क्लोजिंग स्टॉक होगा। ठीक है,
ऐड कर दीजिए कितना, 22 और 25 47,000। 17 और 22 कितना, 39,000। 17 और 18 कितना, 35,000। 22 और 18 कितना, 40,000। 26 और ये 12 कितना, 48,000। 26 और 26 कितना, 52,000। ठीक है, लेस कर देते हैं क्या, ओपनिंग स्टॉक। बताओ अप्रैल का ओपनिंग क्या होगा, अप्रैल का ओपनिंग क्या होगा जी, 25। अप्रैल का ओपनिंग कैसे निकलेगा, अप्रैल का ओपनिंग निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, मार्च का क्लोजिंग। मार्च का क्लोजिंग क्या होगा, अप्रैल का कंजम्पशन। रिलेशन तो वही ना बनाओगे, अगला मंथ का जो कंजम्पशन है वही ना होगा जी। ठीक है ना, तो मार्च का अगला मंथ क्या, अप्रैल। तो अप्रैल का कंजम्पशन वही ना मार्च का क्लोजिंग होगा। जो अप्रैल का कंजम्पशन है मार्च का क्लोजिंग। तो अप्रैल का कंजम्पशन कितना निकाले हम लोग, 25,000। तो मार्च का क्लोजिंग 25,000। तो जो मार्च का क्लोजिंग वही अप्रैल का ओपनिंग। ठीक है, तो अप्रैल का ओपनिंग लिखेंगे हम लोग 25,000। बाकी तो कैरी ऑन कर दो। जो 22,000 यहाँ क्लोजिंग है, यहाँ 22,000 ओपनिंग में आ जाएगा। फिर ये 17,000 आ जाएगा ओपनिंग में, फिर 18,000, फिर ये 22,000, फिर ये 26,000। इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो आपका परचेज निकल जाएगा रॉ मटेरियल का। सॉल्व कर, 47 में से 25 गया तो 22, 17, 18, 22, 26। ठीक है, 26। तो ये निकल गया रॉ मटेरियल परचेज आपका केजी में। ठीक है, अब इसी के नीचे लिखेंगे रॉ मटेरियल कॉस्ट ऑफ परचेज, या परचेज कॉस्ट भी आप लिख सकते हैं। रुपीज़ कितना दाम लिखा है 1 केजी का, 5 रुपया पर केजी। 1 केजी का दाम 5 रुपया, तो 22,000 केजी का कितना हो जाएगा, 1,10,000। 17,000 केजी का कितना हो जाएगा, ये कितना है 26। फिर ये भी है ना। तो ये बन गया भाई मेरा रॉ मटेरियल परचेज बजट, केजी में भी और वैल्यू में भी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया पूर्ण रूप से, कहीं कोई अब झमेला नहीं रह गया। क्लियर, चलो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सिंपल है एकदम। ठीक है, जो हमने बताया था कि कभी कभी क्वेश्चन में प्रोसेसिंग लॉस दे देता है। ठीक है ना, तो इसमें वो चीज़ है क्वेश्चन में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपको इसमें दिया हुआ है, ये क्वेश्चन पढ़िए यहाँ से, ऐसे पढ़िए। तो स्टॉक फॉर द बजट पीरियड दिया है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक जनवरी और जून। 30 जून लिखा है, यानी ये हमारे लिए क्लोजिंग हो गया। ठीक है,
तो ये हमारे लिए क्लोजिंग हो गया, ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग। ए बी सी तीनों प्रोडक्ट का दे दिया है, ठीक है। प्रोडक्ट ए का नॉर्मल लॉस दिया है 4%, बी का दिया है 2%, सी का दिया है 6%, और रिक्वायरमेंट टू फुलफिल सेल्स प्रोग्राम, ये इतना सेल्स दिया आपको, ये सेल्स क्वांटिटी दे दिया है, ठीक है, सेल्स क्वांटिटी दे दिया है। तो आइए हमको बनाना है प्रोडक्शन बजट, आइए बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए फिर बी फिर सी, ए बी और सी, प्रोडक्शन बजट बोल रहा है बनाने के लिए ये हमको, प्रोडक्शन बजट। क्वेश्चन नंबर 10A है, ठीक है, 10A। आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेल्स जो भी दिया हुआ है 60,000, फिर 50,000, फिर 80,000, ये लिख देंगे। फिर क्लोजिंग स्टॉक इसमें ऐड कर दीजिए। 30 जून वाला क्लोजिंग है मेरे लिए 10,000, 8,000 और 14,000 ऐड कर दीजिए। 70,000, 58,000, ठीक है, 94,000। फिर माइनस कर देंगे ओपनिंग को, ओपनिंग स्टॉक दिया है भाई 8,000, 9,000 और 12,000। ठीक है, तो ये नेट प्रोडक्शन निकल जाएगा। जब भी प्रोसेसिंग लॉस दिया रहेगा ना, आपको ग्रॉस प्रोडक्शन निकालना, नेट से काम नहीं चलेगा। इसलिए क्योंकि हम जब रॉ मटेरियल कंज्यूम करेंगे तो ग्रॉस प्रोडक्शन के हिसाब से करेंगे। तो अगर प्रोसेसिंग लॉस दिया है ना, तो आपको ग्रॉस प्रोडक्शन निकालना पड़ेगा भैया, नेट प्रोडक्शन से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, माइनस करेंगे तो 62,000, ये हो जाएगा 49,000 और ये हो जाएगा 94,000, माइनस हो जाएगा तो 12,000 से, तो हो जाएगा 82,000। अब समझिएगा बात, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इसलिए कि आपको दिया हुआ है प्रोसेसिंग लॉस, और नेट प्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोसेसिंग लॉस माइनस करने के बाद जो बच रहा है ना, वो है ये। ठीक है, प्रोसेसिंग लॉस का मतलब हुआ प्रोसेसिंग लॉस माइनस करने के बाद जो है ये आ रहा है नेट प्रोडक्शन। पहला केस में 4% बर्बाद हो गया, यानी ये जो नेट प्रोडक्शन है टोटल ग्रॉस प्रोडक्शन का 96% ही है, क्योंकि 4% तो बराबर हो गया बर्बाद। तो बचा ये जो नेट प्रोडक्शन निकला है ना, ये 96% निकला है। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है ना? तो आपको यहाँ पर ऐड करना होगा क्या, जो नॉर्मल लॉस दिया है क्वेश्चन में, नॉर्मल लॉस इन प्रोडक्शन। अब ये निकलेगा कैसे, हम आपको बताइए 96% है, 62,000 जो है फर्स्ट प्रोडक्ट का 96% है टोटल का। तो इसका मतलब हमारा निकालना कितना है, हमको 4% लॉस निकालना है ना, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया, आ जाएगा। 96 में से 4 निकाल लेंगे, हो गया, खत्म बात। कितना आएगा जी, 96 से डिवाइड करो, 4 से मल्टीप्लाई करो, है 25,000 कैसे आएगा जी? 25,83। हाँ, ऐसे बोलो ना, 2583। उसी तरह इसका निकालो, इसका कैसे निकालेगा, ये 49,000 2% प्रोसेसिंग लॉस माइनस करने के बाद आ रहा है,
यानी 49,000 कितना परसेंट बचा हुआ है? 98%। 98 से इसको डिवाइड करो, 49 को डिवाइड करो 98 से, मल्टीप्लाई करो 2 से, कितना आ रहा है? पूरा 1,000। और उसी तरह तीसरा वाला का निकालो, 82,000 जो है 6% डैमेज होने के बाद, यानी 94 बचा हुआ, 94 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो 6 से, तो 5234। ठीक है। अब ये ऐड होने के बाद आपके पास आ जाएगा ग्रॉस प्रोडक्शन। तो हमको जब भी प्रोसेसिंग लॉस दिया होगा ना, तो ये ध्यान रखना है कि नॉर्मल लॉस एडजस्ट करने के बाद, मान लो इसी क्वेश्चन में बोल देता है कि नहीं आप रॉ मटेरियल कंजम्पशन भी बताइए, अगर आप नेट प्रोडक्शन पे निकालते तो गलत हो जाता है आंसर आपका, क्योंकि जब रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस होगा तो ग्रॉस प्रोडक्शन के लिए इंट्रोड्यूस होगा, ग्रॉस प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा। ठीक है। फिनिश गुड्स डायरेक्ट बन के आता है क्या? रॉ मटेरियल से ना फिनिश गुड्स बनता है, तो लगाएगा क्या हुआ? इनपुट क्या करेगा? फिनिश गुड्स। ठीक है ना। तो इनडायरेक्टली वो क्या बता रहा है? प्रोडक्शन प्रोसेसिंग लॉस का मतलब क्या हुआ? रॉ मटेरियल लॉस ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है। रॉ मटेरियल का लॉस कितना हो रहा है ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, यह ना बता रहा है वो इनडायरेक्टली। ठीक है। ठीक है। तो ये आपका इस तरह से क्वेश्चन बन गया। ठीक है। ग्रॉस प्रोडक्शन निकल जाएगा ऐड होने के बाद, नॉर्मल लॉस, तो ये निकल गया आपका ग्रॉस प्रोडक्शन। तो अगर कभी क्वेश्चन में, ये तो छोटा सा एग्जाम्पल था जस्ट समझने के लिए वर्किंग, और कुछ नहीं। बड़ा क्वेश्चन में भी डाल सकता है ना इसको, बड़ा क्वेश्चन दे दिया, फुल प्लेस सब चीज़ बनाई है, उसमें भी नॉर्मल लॉस डाल दिया, तो आपको प्रोसेस तो यही करना पड़ेगा। ग्रॉस प्रोडक्शन मान लो रॉ मटेरियल का, अभी पहला क्वेश्चन जो बनाए उसमें भी ये डाल सकता था कि भाई 2% प्रोसेसिंग लॉस है, तो आपको वहाँ पर भी एडजस्ट करना पड़ता, वहाँ ग्रॉस प्रोडक्शन निकालते, ग्रॉस प्रोडक्शन के हिसाब से रॉ मटेरियल कंजम्पशन निकलता। ठीक है। और फिर हम परचेज निकालते। समझ में आया बात? चलो, तो ये भी क्वेश्चन बना दिए हम लोग, गजब कर दिए एकदम। चलो आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, फिर कल करेंगे, कल कोशिश करेंगे ज़्यादा क्वेश्चन बनाने का। ठीक है। हाँ जी, हाँ बोलो। क्या चीज? आवाज नहीं आ रहा क्लियर बाबू। क्लियर आ ही नहीं रहा आवाज, क्या बोल रहा है तुम? इसको टाइप करके बोलिए ना चैट। तुम व्हाट्सएप इस्तेमाल करो ना, इसमें टेलीग्राम में मैसेज करो ना। ठीक है। आवाज नहीं आ रहा क्लियर। हाँ बोलो। अच्छा, नेट प्रोडक्शन जो निकला है, अच्छा समझ गए। चलो यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है ना। नेट प्रोडक्शन, नेट प्रोडक्शन के बाद देखो यहाँ लिखा था प्रोसेसिंग लॉस 4%। क्वेश्चन में 4% बर्बाद हो गया, तो जब 4% बर्बाद होने के बाद का ये बचा हुआ है, ठीक है, 4% बर्बाद होने के बाद का ये बचा हुआ है 62,000, ठीक है तुम्हारा, तो इसका मतलब ये 96% ही बचा हुआ है। हम इनपुट हमेशा ये लगाएंगे, ये 100% है ग्रॉस प्रोडक्शन हमारा,
उसी में से 4% बर्बाद हो गया, तो ये 96% ही ना बचेगा। ठीक है, तो 96 से डिवाइड करके 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि 4% हमारा प्रोसेसिंग लॉस था। तो 96 से डिवाइड किए, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमारा लॉस निकल गया 9 कि प्रोडक्शन लॉस कितना था ये पता चल गया। क्लियर, समझ में आया बात? उसी तरह ये वाला भी है, 49,000 जो है यहाँ 2% लॉस है। तो जब 2% लॉस है तो 98% बचा हुआ है, तो इसको 98 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका लॉस निकल गया। उसी तरह 82,000 जो है वो भी उसी तरह निकला है। 82,000 को 6% लॉस यहाँ बता रहा है, तो 94 से डिवाइड किया और 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका 5234 निकल गया। ठीक है, अब इसको ऐड कर दो नॉर्मल प्रोडक्शन, तो एक ग्रॉस प्रोडक्शन निकल जाएगा। सर कल क्लास ऑनलाइन करेंगे, कल जा रहे हैं आज घर, तो कल शाम तक आएंगे। ठीक है, ठीक है, समझ में आया बात? ठीक है, चलो। नहीं आएगी, पूछ लो, आएगी जरूर। अरे यहाँ काम चल रहा है, देखा ना बगल में तोड़ दिया पूरा। हम तो बोले थे सर टूटेगा, नहीं गाड़ी चढ़ने में हाँ, बहुत दिक्कत हो। तो वो इसीलिए हम 2 दिन नहीं आए, इतना हल्ला, संडे को आए थे, इतना हल्ला ना, बाप रे बाप। क्या क्लास होगा उसमें? ड्रिल कर रहा होगा। हाँ, पूरा मोटा वाला नहीं आता है, उससे ड्रिल करके तोड़ रहा है।